हेलो दोस्तों, एसपी सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको कुछ एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आई होप दैट यू विल सपोर्ट इन नेक्स्ट वीडियोस मी। ओके, इसी के साथ आज शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। देखिए इमेज किसका है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। लग रहा है कुछ अंदाज़ा? तो ये जो इमेज है ये है ह्यूमिडिफायर विद फ्लो मीटर। ठीक है, ह्यूमिडिफायर क्या होता है? ये जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, जब ऑक्सीजन थेरेपी देने के दौरान जब उसको जो उसका एयरवे है उसको ड्राई होने से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये ऑक्सीजन जो डिलीवर अपन कर रहे हैं उसको मॉइस्ट बनाने का काम करता है। ठीक है, क्या है ये? ह्यूमिडिफायर विद फ्लो मीटर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट इज़ एडमिटेड इन पेशेंट यूनिट विद ए हेड इंजरी। एक पेशेंट है जो हेड इंजरी के साथ एडमिट हुआ है। द नर्स आइडेंटिफाइज दैट द पेशेंट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर कलरलेस यूरिन आउटपुट। ठीक है, वॉट डज द नर्स एक्सपेक्टेड एज द मोस्ट लाइकली कोज। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुआ है, वो एडमिट हुआ है। ठीक है, उसको क्लियर कलरलेस यूरिन आउटपुट, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो नर्स इसका कोज क्या आइडेंटिफाई करेगी? ऑप्शन ए है एक्सेस अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड, ऑप्शन बी है डेफिशिएंट रीनल परफ्यूजन, ऑप्शन सी है इनएडिक्वेट एडीएच सिक्रेशन और ऑप्शन डी है इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि कभी भी आप अमाउंट आईवी फ्लूइड आप उसको दे रहे हो तो उससे इतना इतना ज़्यादा यूरिन आउटपुट नहीं आएगा। रीनल परफ्यूजन में आप कमी होगी तो सीधी सी बात है यूरिन आउटपुट कम होगा। और जो ऑप्शन डी है इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल, इसमें क्या होगा? यूरिन जो आएगा, यूरिन का आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन वो कलरलेस या उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ी हुई आएगी। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इन एडिक्वेट एडीएच सिक्रेशन। क्यों? क्योंकि हेड इंजरी जब होती है तो हो सकता है कि उसका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका उसका जो सिक्रेशन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन हो एडीएच होता है। एंड एडीएच हार्मोन एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, वो सिक्रेशन जो होता है उसका सिक्रेशन में कमी आ जाती है। ठीक है, वो क्या करता है? एडीएच हार्मोन काम क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। एडीएच हार्मोन जो होता है वो जो यूरिन आउटपुट होता है उसमें से जो यूरिन आउटपुट होता है, ठीक है, जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसलिए एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाने के कारण यहाँ पे क्लियर कलरलेस यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ए नर्स इज़ केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैड ए हाइपोफिसेक्टोमी। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी शुड द असेस बाय द नर्स। एक कैसे क्लाइंट है जिसका हाइपोफिसेक्टोमी होता है। तो पहले बात कर लेते हैं हाइपोफिसेक्टोमी क्या होती है। हाइपोफिसेक्टोमी क्या होती है कि एक जब किसी पेशेंट का आप जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको रिमूव कर रहे हो या पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ उसका पूरा हाइपोफिशियल फोसा जो है उसको रिमूव कर रहे हो तो वो सर्जरी क्या कहलाती है? हाइपोफिसेक्टोमी कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन अर्लीस्ट देखने को मिलेगा इस सर्जरी के बाद में। तो ऑप्शन ए है ब्लीडिंग एट द सूचर लाइन, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन सी है यूरिनरी रिटेंशन और ऑप्शन डी है इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, तो देखिए कौन सा मिलेगा। देखो, जब भी कोई सर्जरी होती है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन बी को देखिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है इसका तो कोई चांस है नहीं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होगा? यूरिन रिटेंशन भी नहीं होगा। इंक्रीज आईसीपी और ब्लीडिंग एट द सूचर लाइन, इन दोनों में से आंसर है। अब आप अंदाज़ा लगाइए आंसर कौन सा हो सकता है। सोचिए थोड़ा। अर्ली कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है ना कि लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन पूछेगा तो क्या आएगा? ब्लीडिंग एट द सूचर लाइन राइट आंसर होगा। और अगर लेट कॉम्प्लिकेशन पूछे तो इंक्रीज आईसीपी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो आईसीपी बढ़ने में टाइम लगेगा लेकिन जो ब्लीडिंग होगी, सूचर लाइन हो सकता है कि वीक हो, सूचर लाइन रप्चर हो जाए। ठीक
ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर विल बी ए, ब्लीडिंग एट द सूचर लाइन विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि एक क्लाइंट है उसमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है। तो जब भी पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो उसके साथ 3 कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब हाइपरग्लाइसीमिया कब देखने को मिलता है, जब किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन हो, उस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। तो जब भी डायबिटीज मेलाइटस होता है तो इस पेशेंट को पोलियूरिया, पोलिडिप्सिया और पोलीफेजिया देखने को मिलता है। तो ये 3 ऑप्शन तो इसमें आंसर होंगे नहीं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन डी देखिए, पोलीफ्रेजिया। पोलीफ्रेजिया मीन्स एक्सेसिव टॉकिंग करना, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करना। ये कब देखने को मिलता है, जब किसी पर्सन को मेंटल इलनेस जब होता है तो ये पोलीफ्रेजिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो पोलीयूरिया, पोलिडिप्सिया, पोलीफेजिया तो देखने को मिलते हैं, जबकि पोलीफ्रेजिया नहीं देखने को मिलता है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू डिटेक्ट फिटन एनोमलीज बिटवीन 18 एंड 40 वीक गेस्टेशन, ठीक है। भाई इनमें से कौन सा प्रोसीजर है जो 18 से 40 वीक का जो गेस्टेशन होता है उसके दौरान हम करेंगे तो पेशेंट का फिटल वेलबींग हमें पता लग जाएगा, या फिटल में कोई एनोमलीज है तो उसके बारे में हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है वो एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन बी है कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, ऑप्शन सी है फिटोस्कोपी और ऑप्शन डी है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस जो होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में किया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर किया जाता है, 14 से 16 वीक के दौरान ये किया जाता है। दूसरा है कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, ये भी अर्ली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें किया जाता है। फिटोस्कोपी क्या होता है, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द फिटस, तो ये भी किया जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है वो शुरू से लेकर एंड तक आप कभी भी करवा सकते हैं, उससे आपको जो फिटल में एनोमलीज है वो पता लग सकती है 18 से 40 वीक के दौरान। यदि 18 से वीक से पहले आपको पता लगाना है तो एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग और फिटोस्कोपी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको 18 वीक से 40 वीक के बाद में पता लगाना है तो अल्ट्रासाउंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ द एंटीडोट फॉर द मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में का एंटीडोट क्या है, इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी है हाइड्रोलाजाइन, ऑप्शन सी है नार्केन और ऑप्शन डी है रोगाम, ठीक है। तो सीधा साधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है, इसमें सीधा पूछा जाए। एमडीएसओ4 जो होता है ये प्रिक्लेम्सिया में दी जाने वाली ड्रग्स है, ठीक है। ये क्लाइंट में जो सीजर्स आते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, ठीक है। तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो क्या हो, कैल्शियम ग्लूकोनेट विल बी राइट आंसर। क्या होगा एमडीएसओ4 का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए कैल्शियम ग्लूकोनेट विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इज़, ठीक है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन सी है डी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि ये जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। ऑप्शन डी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच होता है वो क्या करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है, उनका ग्रोथ कराने का काम करता है। और अब ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। यही वो हार्मोन है जिसका लेवल यदि यूरिन में प्रेजेंट है तो आप कह सकते हो कि जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, इसने कंसीव कर लिया है। इसलिए पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बीटा एचसीजी, ठीक है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ओवुलेशन अकर्स व्हेन दी, ओवुलेशन कब होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन इज टू हाई, जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो। ऑप्शन बी है ब्लड लेवल ऑफ एलएच इज टू हाई, जब
LH का ब्लड लेवल, LH का जो लेवल है ब्लड में बढ़ा हुआ हो। ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ हो। ऑप्शन डी है एंडोमेट्रियल वॉल इज लॉक्ड ऑफ, मतलब एंडोमेट्रियल वॉल हट चुकी है तब। तो ओवुलेशन कब होता है? ऑक्सीटोसिन का इससे कोई खास रिलेशन नहीं है। ऑक्सीटोसिन का लेवल जब बढ़ता है तो लेबर की कंडीशन में बढ़ने को बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो भी बढ़ता है, लेकिन जो ओवुलेशन के जो मेनली जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वह होता है LH। LH जिसे लूटिनाइजिंग हार्मोन या लूटने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। लूटने वाला हार्मोन क्या कहा जाता है? क्योंकि ये क्या लूटता है, क्या लूटता है बताइए? ओवम लूटता है। कहाँ से लूटता है? कॉर्पस जो ग्राफिन फॉलिकल होती है वो 14 डेज पर रप्चर होता है। क्यों होता है? क्योंकि LH का हार्मोन का लेवल और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का सभी का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो LH हार्मोन जो होता है वो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कराने में हेल्प करता है, जिससे ओवुलेशन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो LH का जो बढ़ा हुआ लेवल है वो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, आप ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा बहुत छोटे छोटे इजी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में रिपीटेड हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है इनके बारे में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो अगर आपको लग रहा है छोटा है लेकिन एग्ज़ाम में आने लायक नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको वो क्वेश्चन आपका कम से कम एग्ज़ाम में सही होना चाहिए। ठीक है, वो गलत नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए यही चीज़ ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है वो सही हो आपके। बड़े क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले छोटे क्वेश्चन सही हो, उसके बाद ही आप किसी जो लेवल है उसको अचीव कर पाएंगे और सिलेक्शन करवा पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आप नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए। फ्लैग साइन। फ्लैग साइन का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा एक बीमारी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम से रिपीट हो चुका है, दिल्ली एम्स में भी पहुंचा जा चुका है, PGI में पहुंचा जा चुका है। ठीक है, तो फ्लैग साइन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिजीज़। जो फ्लैग साइन है वो कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलता है, किस डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए है पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन बी है क्वाशोरकोर, ऑप्शन सी है रिकेट्स, ऑप्शन डी है मरासमस। ठीक है, इनमें से कौन सी डिजीज़ में फ्लैग साइन देखने को मिलता है? तो जो क्वाशोरकोर डिजीज़ है उसमें फ्लैग साइन देखने को मिलता है। जो क्वाशोरकोर और मरासमस जो दोनों डिजीज़ होती है वो PEM डिजीज़ है, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज़ है। दो तरह की होती है, एक तो प्रोटीन कैलोरी और एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दो तरह की होती है। तो क्वाशोरकोर जो होता है उसमें क्या होता है, जो एनर्जी जो होता है उसका कमी हो जाती है, PM का एग्जाम्पल है इसमें। और बॉडी में एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इस कारण एसाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्लैग साइन किस में देखने को मिलेगा? क्वाशोरकोर में। और एक जो पिगमेंट होता है मेलानिन, वो उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिससे जो चाइल्ड होगा उसके जो बालों का कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्लैग साइन किस डिजीज में देखने को मिलता है? क्वाशोरकोर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वाशोरकोर। ओके, आप नेक्स्ट बात करते हैं। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्बिडिटी इन इंडिया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है और सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है PGI और GMCH के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए है डायरियल डिजीज़, ऑप्शन बी है बर्थ इंजरीज़, ऑप्शन सी है कंजेनाइटल एनोमलीज, ऑप्शन डी है प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। ठीक है, तो ये सारे ही कारण जो है वो इंडिया में नियोनेटल मोर्बिडिटी की कोज है। ठीक है, डायरियल डिजीज़ भी है, बर्थ इंजरीज भी है, कंजेनाइटल एनोमलीज भी है और प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट है भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोज, सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन जो कोज बना है इसका नियोनेटल मोर्बिडिटी का इंडिया में, वो है प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। क्योंकि जो इंडिया है वो एक ग्रोइंग कंट्री है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर जो मदर्स हैं उनका ज़्यादातर लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वहाँ पर मदर्स का यदि वेट कम होगा तो बच्चों का वेट कहाँ से बढ़ेगा, उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो जो बच्चे होते हैं वो प्रीमेच्योर पैदा होते हैं और वेट भी उनका 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच से कम होता है। ठीक है, इसलिए वो लो बर्थ वेट बेबीज़ कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल मोर्बिडिटी इन इंडिया। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में।
ए चाइल्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड अंडर ऑब्जर्वेशन आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी इज सस्पेक्टेड टू हैव पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज व्हेन द चाइल्ड, ठीक है, एक चाइल्ड है जिसका टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है, टॉन्सिल रिमूव करना क्या कहलाता है, टॉन्सिलेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। तो उसको वार्ड में एडमिट कराया गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो ऑप्शन ए है स्नोर्स नॉइजली, ऑप्शन बी है कंप्लेंट्स ऑफ थ्रस्ट, ऑप्शन सी है बिकम पेल, ऑप्शन डी है स्वेलोज फ्रिक्वेंटली, बच्चा जोर जोर से खराटे ले रहा है इसलिए बच्चे को हेमरेज हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी है बच्चा थ्रस्ट की कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी बिकम्स पेल, ऑप्शन डी है स्वेलोज फ्रिक्वेंटली। तो स्नोर्स नॉइजली जो है ये तो ऑप्शन राइट हो नहीं सकता। और बच्चा थ्रस्ट की कंप्लेंट कब करेगा, जब उसमें हेमरेज की कंडीशन में तो थ्रस्ट की कंप्लेंट क्यों करेगा वो, ठीक है। और पीला कब पड़ता है, हाँ हेमरेज में पीला पड़ता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन में सही नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन डी जो है स्वेलोज फ्रिक्वेंटली, यहाँ पर ये राइट आंसर हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ये देखिए, टॉन्सिलोक्टोमी कहाँ आएगा, टॉन्सिल का जो रिमूवल हुआ है वहाँ यदि हेमरेज हो रहा है, वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तो जो भी अपना जो थ्रोट होता है वहाँ पे एकदम से है, क्योंकि गले में अगर आप कोई चीज़ रखते हो, ठीक है, तो गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होता है, और रिफ्लेक्स जैसे ही स्टिमुलेट होगा वैसे ही वो चीज़ आगे की ओर प्रोपेल डाउन हो जाती है, नीचे की ओर चली जाती है, ठीक है। इसलिए बच्चा बार बार जैसे ब्लीडिंग होगी उसको स्वेलो करेगा, और जब स्वेलो करेगा बार बार तो हमको ये समझ देना चाहिए कि बच्चे का जो टॉन्सिल रिमूव हुआ है वहाँ से हेमरेज हुआ है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ से। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, स्वेलोज फ्रिक्वेंटली विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आर कॉमन आफ्टर द लेप्रोस्कोपी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, इजी भी है। ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यूरिन फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी है शोल्डर डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन सी है नोजिया एंड वोमिटिंग, ऑप्शन डी है लेग क्रैम्प्स, ठीक है। लेप्रोस्कोपी हुआ है, लेप्रोस्कोपी क्या है, जो एब्डोमेन कैविटी है उसको कट करके आप किसी स्कोप के थ्रू उसको विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो वो होती है लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ठीक है। इसमें जो लेप्रोस्कोपी के लिए जो गैस यूज़ की जाती है वो है CO2 गैस, CO2 गैस यहाँ पर यूज़ की जाती है ताकि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका क्लियर विजुअलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो जब भी सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपी होती है, तो उसके बाद पेशेंट को शोल्डर डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। शोल्डर डिस्कम्फर्ट क्यों देखने को मिलता है, जो बढ़ी हुई CO2 है वो एब्डोमिनल कैविटी को एक्सटेंड करती है, ठीक है, उसको फैला देती है। उसके बाद वो गैस जब जैसे ही ऑपरेशन के बाद जैसे गैस बॉडी से बाहर निकलती है तो पेशेंट को शोल्डर डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनमें शोल्डर डिस्कम्फर्ट मेनली देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, शोल्डर डिस्कम्फर्ट या शोल्डर पेन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ए नर्स इज कैरिंग ए पेशेंट ऑन पेंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड असेस देम फॉर। एक नर्स है जो एक पेंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट का पेशेंट है, ठीक है, उसको पेंक्रियाटिक एंजाइम्स चल रहे हैं, तो नर्स उसमें कौन सा जो कॉम्प्लिकेशन है ड्रग्स का वो असेस करेगी, ठीक है। ऑप्शन ए है GIT इरिटेशन, ऑप्शन बी है वेट गेन, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है एरिदीमियाज। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन इन ड्रग्स का देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर साइड इफेक्ट आप कह सकते हो। तो पहले बात करते हैं GIT इरिटेशन के बारे में। तो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की जो आप बाहर से जब ड्रग्स ले रहे हो, जब आपकी बॉडी में पेंक्रियाटाइटिस हो चुका है या पेंक्रियाज जिन एंजाइम्स का सिक्रेशन करना है वो सिक्रेशन कर नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ड्रग्स के थ्रू या जो डाइट के थ्रू पेंक्रियाटिक एंजाइम्स लिए जाते हैं। इनको लेने से क्या होता है, ये अपनी बॉडी में आ तो जाते हैं लेकिन बॉडी इनका बिल्कुल उस तरीके से जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती है, क्योंकि अपनी बॉडी का एक बिल्कुल एक सिस्टम होता है। जब बॉडी में आप जितना खाना खाते हो उसी के हिसाब से एंजाइम रिलीज होंगे। अब आप खाना तो ज़्यादा खा रहे हो और बाहर से पेंक्रियाटिक एंजाइम्स कम दिए जा रहे हैं या ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो बॉडी उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, ठीक है। इसलिए उस ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है GIT इरिटेशन, ऑप्शन बी है वेट गेन। तो GI इरिटेशन और वेट गेन दोनों देखने को मिलता है,
ठीक है। लेकिन जो जीआई इरिटेशन है वो उसका जो अर्ली साइन आप कहें तो वो हो सकता है कि जैसे आपने ड्रग्स ली जीआई इरिटेशन होगा। लेकिन ये जो चीज़ है जीआई इरिटेशन सबको नहीं होता है, कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो वेट गेन है, वेट गेन यहाँ पर डेफिनेटली पेशेंट में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आप क्लाइंट को पेंक्रेटिक एंजाइम्स दे रहे हो, बॉडी उस हिसाब से जितनी नीड है उससे ज़्यादा दे रहे हो, उससे कम दे रहे हो, उसका कोई पैरामीटर आपको कोई सेट नहीं हो रहा है, इसलिए पेशेंट में वेट गेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा वेट गेन, राइट आंसर। अब देखते हैं विच कंडीशन इज असेस यूजिंग बार्डन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बार्डन स्केल होता है वो किस कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बर्न इंजरी, ऑप्शन बी है बैड सोर्स, ऑप्शन सी है मसल स्ट्रेंथ और ऑप्शन डी है एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट। तो जो बार्डन स्केल होता है वो जो बैड सोर्स होते हैं, बैड सोर्स की जो कैटेगरी होती है उसको असेस करने के लिए किया जाता है। बैड सोर्स क्या होते हैं कि काफ़ी टाइम तक पेशेंट जब लाइंग डाउन कंडीशन में रहता है, ठीक है, बेड बियरिंग कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसके जो जिन पार्ट्स जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उन पे क्या होता है वुंड्स बन जाते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? बार्डन स्केल कहलाती है। ठीक है, ये इसमें काफ़ी कैटेगरीज है जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। ऑप्शन जो बर्न इंजरी है, बर्न इंजरी के लिए अपन रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं। मसल स्ट्रेंथ के लिए कोई ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट, इसके लिए बार्डन स्केल यूज़ किया जाता नहीं है। तो जो बचा हुआ ऑप्शन है आप एलिमिनेट करोगे तो बेड सोर बचेगा, तो बेड सोर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, देखिए ध्यान से, पहचानिए इमेज किसका है। आपने वार्ड में काम किया होगा, आईसीयू में काम किया होगा, तो आपने इस इमेज को ज़रूर देखा होगा। देखिए पेशेंट साइड पे लगा हुआ होता है, नोट करिए क्या है। काफ़ी लोग सही अंदाज़ा लगा पा रहे हैं इस चीज़ का कि ये क्या है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये जो है वो है सक्शन बोतल, सक्शन बोतल या सक्शन जार भी आप किसे कह सकते हैं। सक्शन बोतल या सक्शन जार विद रेगुलेटर। ऊपर देखिए आप रेगुलेटर लगा हुआ है जिसमें फ्लो मीटर लगा हुआ है, जिसमें आपको कितना किस हिसाब से आपको वैक्यूम प्रेशर आप यूज़ करके कि आप सक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सक्शन बोतल या सक्शन जार। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, आप इसको देखिए, डायग्राम को देखिए और जो इसमें से आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए किस टाइप का टेस्ट है ये। अब ऑप्शन किस पे चलते हैं? सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पैट स्कैन है या एक्सरे है। ध्यान से देखिए। अब देखिए आप एक्सरे जो होता है वो कभी कलरफुल नहीं होता। आप ऐसे मतलब अंदाजे लगा के आप या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। एमआरआई भी इस तरीके से नहीं होता, आपने एमआरआई रिपोर्ट देखा होगा। और सीटी स्कैन, इन काफ़ी फ़र्क होते हैं इन चीज़ों में। लेकिन जो पैट स्कैन है, पैट स्कैन जो होता है पॉजिटिव इमेजिंग टोमोग्राफी स्कैन, इसका फुल फॉर्म है पॉजिटिव इमेजिंग टोमोग्राफी स्कैन। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं उनका क्लियर या वो कलरफुल विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पैट स्कैन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर यहाँ पर। ओके, जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि अपनी जो छोटी सी कोशिश है जो हम कर रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम में, काफ़ी लोग जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाओ जिनसे उनका हेल्प हो सके। ठीक है, उनकी दुआएं आप लोगों को मिलेगी तो आपका भी जल्दी सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं उनको आप कंटिन्यू देखने के लिए जो एसपी सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले जो फ्यूचर्स में जो मेरे वीडियो है उनको आप कंटिन्यू देख सके और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले बार आपको पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच।